बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 17 डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। आज का जो टॉपिक है इसमें बेसिकली जो है बहुत सिंपल है। आज हमने दो टॉपिक डिस्कस करने हैं और ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। जी कौन कौन से हैं इसमें? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स है और इसमें एक हिस्टेरिसिस हमने इसी के अंडर जो है वो स्टडी करना है। टॉपिक एक ही है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, और आगे इसमें दो डिस्ट्रीब्यूशन है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है जी, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड से रिलेटेड, जिसमें हम जो है वो इनके टाइप्स पढ़ेंगे और पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और डोमेन्स क्या होती हैं। उसके बाद जो है ना एक लॉन्ग क्वेश्चन हिस्टेरिसिस लूप जो है, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट। आज दो लॉन्ग क्वेश्चन हमने बेसिकली डिस्कस करने हैं। इनमें से अक्सर यूजली जो फर्स्ट वन है इसमें से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं एट द एंड ऑफ द टॉपिक आपको बता देता हूँ। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ये वाला जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और इसमें से शॉर्ट भी आ सकता है। शॉर्ट कैसे आ सकता है? व्हाट डज इट मीन बाय पैरामैग्नेटिक मटेरियल, व्हाट डज इट मीन बाय डायमैग्नेटिक मटेरियल, व्हाट डज इट मीन बाय फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और व्हाट डज इट मीन बाय डोमेन्स। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। और इम्पोर्टेंट वैसे इनमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हिस्टेरिसिस लूप वाला भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आज हमने इन दोनों को डिस्कस करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से। एज वी नो डैट के अगर हम बात करें मैग्नेटिज्म की, चैप्टर नंबर 14 में हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया कि जो मूविंग चार्जेस हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, डेट इज़ करंट जो है, करंट थ्रू अ स्ट्रेट वायर उसके अराउंड सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सोलेनाइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट होती है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरिटी बिटवीन कहता है फील्ड प्रोड्यूस बाय मैग्नेट एंड करंट्स के जो है वो गिव्स द आइडिया दैट मैग्नेटिक इफेक्ट्स मे बी ड्यू टू द मूविंग चार्जेस और सर्कुलेटिंग करंट्स की वजह से होते हैं। और ये आइडिया जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? अम्पियर ने इंट्रोड्यूस किया था। सो मैग्नेटिक फील्ड इज रिलेटेड विद मूविंग चार्जेस। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मूविंग चार्ज से रिलेट करती है। ये चैप्टर नंबर 14 में मैं आपको इंट्रोडक्शन में भी बता चुका हूँ कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में हो तो उसके अराउंड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और अगर कोई चार्ज मूव कर रहा हो विद कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सो मैग्नेटिज्म जो है बेसिकली इट रिलेटेड टू मूविंग चार्जेस। ये एम्पियर ने जो है उसको आइडिया बताया। अब देखिए थ्योरी क्या है इसमें इस टॉपिक की। ये ज़रा अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरस्टैंड करना है। कहता है इलेक्ट्रॉन हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन, वन इज ऑर्बिटिंग एंड अदर इज स्पिन मोशन। जो है बोथ जो है वो दीज मोशंस गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी ऑर्बिटल और जो है वो स्पिन मोशन, जो ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन जो है, ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन जो है, बोथ जो है ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन जो है, कहते हैं ये दोनों जो है ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन जो है वो इलेक्ट्रॉन की प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये ऐसे ही है जैसे आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए कहते हैं जस्ट एज इलेक्ट्रिक चार्ज इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज जो है इज सराउंडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलर टू हाउ प्लैनेट ऑर्बिट्स द सन एंड रोटेट्स इट्स ओन एक्सिस। जैसे अर्थ है वो अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन भी कर रही है और जो है वो सन के अराउंड जो है वो ऑर्बिट भी कर रही है। इसका मतलब वो अर्थ की दोनों तरह की मोशन है, एक स्पिन मोशन है, एक ऑर्बिटल मोशन है। उसकी जो स्पिन मोशन है अबाउट इट्स ओन एक्सिस है और ऑर्बिटल मोशन अराउंड द सन है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी दो तरह की मोशन है, एक स्पिन मोशन है, एक ऑर्बिटल मोशन है। स्पिन मोशन जो है वो अपने ही एक्सिस के अबाउट है और ऑर्बिटल मोशन जो है वो न्यूक्लियस के अबाउट होगी। दोनों की दोनों जो है वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो रिवॉल्व कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन जो है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ लेट से कि हम एक न्यूक्लियस कंसीडर कर लेते हैं सेंटर पर। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो इसमें कहता है दो तरह की मोशन है। एक इसकी जो है वो ऑर्बिटल मोशन है, दूसरी जो है वो अपने ही एक्सिस के अबाउट जो है उसकी कौन सी मोशन है? स्पिन मोशन है। तो एक ऑर्बिटल मोशन है, एक स्पिन मोशन है। दोनों की वजह से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। स्पिन मोशन भी ज़ाहिर है सर्कुलेटिंग करंट की तरह ही है, चार्ज मूव कर रहा है उसकी वजह से भी जो है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगी, और इसकी ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सो नेक्स्ट जो है वो जी अब
कॉन्सेप्ट सिंपल है कि रिजल्टिंग इफेक्ट क्या आता है। रिजल्टिंग इफेक्ट फिर दो आ सकते हैं कि एक तो ये हो सकता है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो तो या तो स्पिन और ऑर्बिटल मोशन जो है उनकी जो मैग्नेटिज्म है वो एक दूसरे को कैंसल आउट करेगी या एड अप होके क्या एक दूसरे को क्या करेगी, स्ट्रेंथन करेगी। मतलब ये है कि दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, एक स्पिन मोशन से एक ऑर्बिटल मोशन से। तो दोनों जो है वो एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकती हैं और स्ट्रेंथन भी कर सकती हैं। What is magnetic dipole जो है, an atom which there is a resultant of magnetic field due to large number of electrons, उसको हम कहते हैं magnetic dipole। अब देखें बड़ी सिंपल बात है, मैंने अभी कहा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें तो उस सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है, एक सिंगल हमने इलेक्ट्रॉन की बात की है। अच्छा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है उसमें जो हमने कहा कि उसकी ना स्पिन मोशन भी है और उसकी ऑर्बिटल मोशन भी है, और दोनों मिलके जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसकी स्पिन मोशन भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रही है, इसकी ऑर्बिटल मोशन भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रही है। तो इसका मतलब अगर लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो, ज़ाहिर है एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर फिर उसके साथ नेबरिंग एटम्स भी होते हैं। अब नेबरिंग एटम्स जो हैं वो भी, उसके भी इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन और ऑर्बिटल मोशन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो कहता है जी कि एन एटम इन विच देयर इज अ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, फिर वो कहता है बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट, एंड दिस टाइनी मैग्नेट जो है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है। सो एक एटम जो है उसमें जो है वो उसके आउटर मोस्ट शेल में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और इसका मतलब है उन सब की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन जो है उन सब का जो रिजल्टेंट है नेट मैग्नेटिज्म जो है उसको हम मैग्नेटिक डायपोल कहेंगे। तो कहते हैं मैग्नेटिज्म इज दस ड्यू टू द ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नो, इट इज़ ईजी टू डिफाइन जो है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। बहुत सिंपल सी डेफिनेशंस हैं, एज इट इज़ हमें इनको लर्न करना जी। ऑर्बिटल एंड स्पिन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं जी एन एटम्स आर ओरिएंटेड सच दैट जो है दे सपोर्ट ईच अदर। पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिज्म एक दूसरे को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अगर वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो तब जो है वो एटम जो है डेट विल बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट जो है। और दस दिस सब्सटेंस जो है, दी सब्सटेंस जो है, इनको नाम क्या देते हैं हम, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस देते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है जी, मैगनीज है, ये सारे जो हैं वो बेसिकली जो है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, ये तो हो गया ना पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, ऑर्बिटल और स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उनकी मैग्नेटिज्म एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। और डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, कहते हैं जी इफ देयर इज नो नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एंड दे ऐड अप टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि दीज टाइप ऑफ सब्सटेंस उनको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल वाटर है, कॉपर है, बिस्मुथ है, एंटीमनी है, ये सारे डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं और किसी किस्म की मैग्नेटिज्म ये जो है वो शो नहीं करते। इनका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, जीरो होता है। व्हाट अबाउट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें स्पिन और ऑर्बिटल मोशन जो है वो एक दूसरे से इस तरह से कोऑपरेट करती है, कहते हैं जी कि इसमें वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ जो है वो शो करते हैं। इनको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल आयरन है, कॉपर है, निकल है, क्रोमियम डाइऑक्साइड है, लिको है। आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, अलॉय, इस तरह के जो है लिको जो है ये बेसिकली आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट को मिक्स करके बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन मेकिंग द मैग्नेट्स। सो ये जो है वो इसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अच्छा, इसमें देखें कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से जो है अगर ज़ीरो हो जाती है एडप होकर, तो ऐसे मटेरियल कौन से होते हैं, डायमैग्नेटिक। अगर जो है वो स्पिन और ऑर्बिटल मोशन एक दूसरे को सपोर्ट करें और वीक मैग्नेटिज्म शो करें एटम्स जो है मिल के, तो उसको हम कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस कौन से होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन ऐसे मटेरियल जिनमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म जो है वो एटम शो करते हैं तो उनको हम कहते हैं जी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, चूँकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हम पढ़ रहे हैं और सॉलिड्स में जो मैग्नेट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का होता है। व्हाट डज इट मीन बाय डोमेन्स।
ये जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, इनमें ना डोमेन्स होती हैं। डोमेन्स का मतलब है, कहते हैं देयर विल बी अ स्मॉल रीजन इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इन विच द इलेक्ट्रॉन स्पिन इन पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं डोमेन्स कह देते हैं। और डोमेन्स कहता है जी ऑफ द मैक्रोस्कोपिक साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर्स आर लेस कंटेनिंग, इसमें कितने एटम्स होते हैं, 10⁻12 से लेकर 10⁻16 एटम्स होते हैं। इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसको मैं आसानी से समझाने के लिए आपको यूँ बताता हूँ। देखिए हमारे पास एक एटम है, उस एटम में हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो स्पिन मोशन भी है और ऑर्बिटल मोशन भी है, ठीक है जी। अब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, इनकी स्पिन और ऑर्बिटल मोशन एक दूसरे को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो वो जो एटम है ज़ाहिर है वो मैग्नेटिज्म शो करेगा, और ज़ाहिर है जस्ट लाइक अ मैग्नेट, टाइनी बार मैग्नेट होगा तो एक उसका नॉर्थ पोल होगा और दूसरा कौन सा होगा, साउथ पोल होगा। ये हमें एक एटम की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक एटम है और इसके साथ नेबरिंग एटम है, फिर और नेबरिंग एटम है, अब हर एक जो है वो क्या शो कर रहा है, ज़ाहिर है मैग्नेटिज्म ऑफर कर रहा है, शो कर रहा है, जो कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो अब देखें लेट्स से कि ये नॉर्थ पोल, इसका भी ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। अच्छा, अब ज़रा गौर से बात सुननी है। जो एक इंडिविजुअल एटम है उसकी मैग्नेटिज्म बहुत वीक होती है। एक इंडिविजुअल एटम जो होता है उसकी मैग्नेटिज्म होती है बहुत वीक, सो वो डिटेक्टेबल नहीं होती, ये बहुत ही माइनर होती है। तो एटम्स क्या करते हैं, आपस में मिलके ग्रुप बना लेते हैं। वो जो ग्रुप है उसमें कितने एटम्स हो सकते हैं, वो 10⁻12 से लेकर 10⁻16 एटम्स हो सकते हैं। ये सारे ग्रुप मिलके जो है, इतने एटम्स का ग्रुप जो है मिलके जो है वो एक अपना रीजन बना लेते हैं और उस रीजन को बोलते हैं हम डोमेन, ठीक है जी। अच्छा, अब जब इतने सारे एटम्स मिल जाएंगे तो इसका मतलब है हर एक का जो है वो अपना इंडिपेंडेंट नॉर्थ और साउथ पोल होगा, और उसको हम कहते हैं कि जी ये रीजन जो है वो किसका है, डोमेन्स का रीजन है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपको शो किया हुआ है और उसको हम कह रहे हैं कि ये डोमेन्स हैं। मतलब यहाँ पर ये एक डोमेन है, इसका अपना ये एक नॉर्थ पोल है और इसका ये वाला जो है वो साउथ पोल है। ये भी एक इंडिपेंडेंट डोमेन है, इसका नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है। ये भी एक इंडिपेंडेंट डोमेन है, इसका नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। तो हर एक डोमेन यहाँ जो आपको नज़र आ रही है ये एक डोमेन है। तो ये डिफरेंट डोमेन्स आपको नज़र आ रही, हर डोमेन में 10⁻12 से लेकर 10⁻16 एटम जो है वो होंगे, और इन रीजन को हम कह रहे हैं डोमेन्स कह रहे हैं। ये जो इस वक्त इस आपको सिचुएशन नज़र आ रही है, ये जो लेफ़्ट साइड पर, ये इस वक्त हम कह सकते हैं कि ये एक मैग्नेटाइज्ड मैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक मटेरियल, ये अनमैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ये अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। लेकिन जो है जो ही जो है वो ये मैग्नेटाइज होगा तो इसकी सारी डोमेन्स जो है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, एक दूसरे के अलाइन आ जाएंगी। तो ये मटेरियल जो है वो फिर क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। इसका मतलब आपको यहाँ एक ना क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आपने कभी सोचा है कि जो हमारे पास एक, अगर हम एक टुकड़ा लेते हैं उसका, आयरन का कोई भी टुकड़ा पीस लेते हैं, ठीक है जी, हमारे पास एक मैग्नेट है और इसके पास ना हम क्या करते हैं कि एक आयरन का टुकड़ा ना एक लेके आते हैं। लेट्स से इसके पास में एक आयरन का टुकड़ा लेके आता हूँ। तो अब ये जो हमारे पास ये जो मैग्नेट है, ये फौरन से इस आयरन के टुकड़े को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है जी। लेकिन अगर हम यही मैग्नेट जो है वो किसी एक जो है वो लेट से कि हम जो है वो वुड के पास लेके आते हैं, या कोई और मटेरियल है, जैसे वुड है, वो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, तो लेट से मैं इसको वुड के पास लेके आता, तो वुड को तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वुड में डोमेन्स नहीं होती, इनमें जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की नहीं होती, ठीक है जी, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल, जबकि आयरन कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अच्छा, अब देखो कि अगर हम ये जो मैग्नेट है आयरन के पास लेके आएंगे तो आयरन जो है वो पहले कौन सी कंडीशन में था, आयरन जो है वो बेसिकली, आयरन जो है वो
डीमैग्नेटाइज कंडीशन में था पहले, ठीक है। लेट्स से मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ जी। आयरन जो है वो डीमैग्नेटाइज कंडीशन, डीमैग्नेटाइज का मतलब इसकी जो डोमेन्स होंगी वो क्या होंगी, ये इरेगुलरली अरेंज होती है, इसकी डोमेन्स जो है वो इरेगुलर अरेंज थी, ऐसे पहले डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंट थी, और इनका जो नेट था ना वो ज़ीरो था, ठीक है। सपोज करें कि मेरे पास यहाँ पर आयरन के दो डिफरेंट टुकड़े जो हैं वो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ, यहाँ पर इसको समझने के लिए वो कह देते हैं कि मैं यहाँ आयरन का एक और टुकड़ा यहाँ पर रख लेता हूँ। अच्छा, ये भी आयरन का टुकड़ा, ये भी आयरन का टुकड़ा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो ही मैं मैग्नेट इसके पास लेके आऊँगा, जो ही मैग्नेट इसके पास रखूँगा तो फिर ये इसको अट्रैक्ट करेंगे। अब मैग्नेट जो है वो आयरन के टुकड़े को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन वुड जो है ना, सॉरी, आयरन आयरन को अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त ये अनमैग्नेटाइज है, ठीक है जी। ये मैग्नेटाइज नहीं है। अब मैग्नेटाइज कैसे होता है? मैग्नेटाइज होगा जब आप इसके पास ये मैग्नेट लेके आएंगे, मैग्नेट लेके आने की वजह से इसकी जो डोमेन्स हैं वो क्या हो जाएंगी, सारी एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगी, तो हम कहेंगे कि ये जो है वो अब क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। तो ये इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा, और अदर कौन सा, साउथ पोल बन जाएगा। सो यही वजह है कि जब आप एक मैग्नेट का टुकड़ा आयरन के टुकड़े के पास लेके आते हो तो वो पहले अनमैग्नेटाइज कंडीशन में होता है, लेकिन जो ही आप मैग्नेट उसके पास लेके आते हो तो उसकी डोमेन्स अलाइन होके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देती हैं। हम कहते हैं कि वो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ कॉन्सेप्ट सिंपल सा आपने सीखना है, वो ये है कि जो है वो आयरन जो है वो कौन सा होता है, उसकी जो डोमेन्स होती हैं वो इजीली ओरिएंट हो जाती हैं बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आप उसको, मैंने कभी कहा कि एक मैग्नेट का टुकड़ा उसके पास लेके आए तो इजीली वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, और वापस रिटर्न भी फ़ौरन हो जाता है। फील्ड जो है वो, अगर हम पीछे उसका मैग्नेट पीछे लेके आएंगे तो आयरन दोबारा से, जो आयरन का टुकड़ा है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। सो इट इज़ गुड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो, अगर हमें टेम्परेरी मैग्नेट बनाना है तो उसके लिए फिर आयरन यूज़ करते हैं, और ऐसे मटेरियल को कहते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, चूँकि जिसकी डोमेन्स इजीली अलाइन हो जाती हैं, इजीली डी अलाइन हो जाती हैं। और डोमेन्स इन स्टील की अगर हम बात करें, कहते हैं यू आर नॉट सो इजीली ओरिएंटेड टू ऑर्डर पैरेलल, दे रिक्वायर वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड जो है, इफ़ इट इज़ ओरिएंटेड देन रिटेन अलाइनमेंट जो है। सो द स्टील में जो है वो किस लिए यूज़ होता है, टू मेक परमानेंट मैग्नेट, और इसको हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो आयरन जो है वो एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, चूँकि इजीली मैग्नेटाइज और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाता है, जबकि जो स्टील है वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है, चूँकि वो इजीली ना तो मैग्नेटाइज होता है और ना ही डीमैग्नेटाइज होता है। अच्छा, ये हमारी बुक में नहीं है, लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि कॉज ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन, अगर सपोज करें कि हमारे पास ये आयरन का एक टुकड़ा अनमैग्नेटाइज था, हमने उसको बाय सम मीन्स क्या कर लिया, मैग्नेटाइज कर लिया। मैग्नेटाइज होने के बाद जो है उसको अगर डीमैग्नेटाइज करना है तो कैसे हो सकता है? कोई भी हमारे पास एक मैग्नेटाइज्ड जो मटेरियल है उसको डीमैग्नेटाइज करना हो तो तीन मेथड है, ऑन स्ट्राइकिंग एंड फॉलिंग। अगर हम उस हैमरिंग करेंगे, उसको दीवार के ज़ोर से मारेंगे या उसको नीचे गिरा देंगे, तो वो स्ट्राइक करने के बाद जो है वो अपनी मैग्नेटिज्म लूज़ कर सकता है, या उसमें ना एसी करंट पास कर दें, ऑल्टरनेटिंग करंट, स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिंग करंट पास करने से वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, या फिर इसको हीट अप करना शुरू कर दें, हीटिंग करेंगे तो तब भी वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। और ये आपकी बुक में कॉन्सेप्ट गिवन भी है। ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो द टेम्परेचर एट विच मटीरियल्स बिगिनस टू लूज देयर ऑर्डरलाइनेस, ऑर्डरलाइनेस किसकी बात कर रहा है, डोमेन्स की। जहाँ वो डोमेन्स की जो है, ये देखें इसमें ऑर्डर में है ना, ये डोमेन्स ऑर्डर में है, तो इसका मतलब ये मैग्नेटाइज है। तो जब ये अपनी जो ऑर्डर लाइनेस है उसको लूज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो कहते हैं वो टेम्परेचर जिस पे मटेरियल जो है वो अपनी डोमेन्स जो है, उनके ऑर्डर लाइनेस जो है, ऑर्डर जो है उसका लूज करना शुरू कर दें, उस टेम्परेचर को कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। और अबव क्यूरी टेम्परेचर, आयरन, जो आयरन की एग्जांपल आपकी बुक में भी गिवन है और ये इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस भी है, कहता है कि अबव क्यूरी टेम्परेचर जो है वो आयरन जो है बिकम पैरामैग्नेट, आयरन जो है फेरोमैग्नेटिक के बजाय क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक बन जाता है। दैट इज़ द क्यूरी टेम्परेचर आयरन के लिए कितना होता है, 750 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर हम आयरन को 750 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो हीट अप करें तो वो अपनी डोमेन्स लूज करना शुरू कर देगा, और वो आयरन फेरो मैग्नेट नहीं रहेगा, बल्कि क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेट बन जाएगा। ठीक है जी। सो इट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इसमें बहुत सिंपल है, फिर से मैं रिवाइज कर दूं, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी चैप्टर 14 में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने नई चीज़ ये सीखी है कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो वो भी
एक करंट की तरह ही है ना, सर्कुलेटिंग करंट्स की तरह ही है। तो इलेक्ट्रॉन की दो तरह की मोशन होती है, एक स्पिन मोशन, एक ऑर्बिटल मोशन। अब स्पिन मोशन जो है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, और ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आता है कि वो एक दूसरे की मैग्नेटिज्म को जो है वो कैंसिल भी कर सकते हैं और स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और वो वीक मैग्नेटिज्म शो करेंगे। इन डायामैग्नेटिक जो है वो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देंगे, जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म जो है वो शो करते हैं। और इसमें जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में फर्दर जो हमने कहा, क्योंकि एक इंडिविजुअल एटम की जो मैग्नेटिज्म है बहुत वीक होती है, इसलिए 10⁻12 से लेकर 10⁻16 एटम्स मिल के ना एक ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप मिल के एक मैग्नेटिज्म शो करता है, और उनका इंडिपेंडेंट नॉर्थ और साउथ पोल होता है। ऐसे रीजन को हम क्या कहते हैं, डोमेन्स कहते हैं। फिर सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी जो डोमेन्स हैं इजीली अलाइन और इजीली डी अलाइन हो जाती हैं, यानी वो इजीली मैग्नेटाइज और इजीली अनमैग्नेटाइज हो सकता है। ऐसे मटेरियल को कहते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। और जो जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़े जिनकी डोमेन्स को अलाइन और डी अलाइन करने के लिए, ऐसे मटेरियल जो है वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। एंड क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे जो है कोई भी जो मटेरियल है वो अपनी मैग्नेटिज्म को लूज़ कर दे, उसको हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। जैसे यहाँ आपकी बुक में भी आयरन की एग्जांपल दी हुई है कि 750 डिग्री सेल्सियस पर आयरन जो है वो फेरोमैग्नेटिक की बजाय क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक बन जाता है। नो अब टॉक अबाउट जो है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टेरिसिस लूप क्या होता है। इसको हमें अंडरस्टैंड इसलिए करना ज़रूरी है कि एक हमारा टॉपिक था चैप्टर 14 में जो है वो हमने पढ़ा था, जो है वो ट्रांसफार्मर की बात हमने की थी। ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पर उसमें जो है वो हम आयरन कोर क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ उसका आंसर मिलेगा हमें। कहता है लेट एन आयरन बार जो है प्लेस्ड इन एन एसी सोलेनाइड, जो है एसी करंट सोलेनाइड। एसी करंट सोलेनाइड का मतलब ये हमारे पास कॉइल है, सोलेनाइड है, इसके अंदर हम आयरन कोर प्लेस कर दें, आयरन बार को प्लेस कर दें और इसके साथ ऑल्टरनेटिंग करंट दे दें। अच्छा, ये जो कॉइल है इट इज़ बिहेव जस्ट लाइक अ सोलेनाइड, और हमें पता है सोलेनाइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। सो अगर हम यहाँ आयरन कोर रखते हैं इसके अंदर, तो आयरन जो है इट सेल्फ क्या है, एक आयरन इसके अंदर, लेट से कि मैंने आयरन बार इस तरह से प्लेस कर दी। अब आयरन जो है वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसके अंदर इनकी क्या है, डोमेन्स हैं। तो जब यहाँ पर जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट हम इसको देंगे, तो ये जो आयरन का टुकड़ा अंदर कॉइल के अंदर रखा है ये मैग्नेटाइज होगा और देन डीमैग्नेटाइज होगा। अगर हम यहाँ जो है वो एक डीसी सोर्स लगा देते तो एक दफ़ा वो मैग्नेटाइज हो जाता, लेकिन यहाँ चूँकि ऑल्टरनेटिंग करंट हमने लगाया है तो ऑल्टरनेटिंग करंट ने अपनी डायरेक्शन को क्या करना है, रिवर्स करना है। तो ये जो आयरन का टुकड़ा अंदर आपने रखा है सोलेनाइड के अंदर, यानी इस कॉइल के अंदर, ये बार बार मैग्नेटाइज होगा एंड देन क्या होगा, डीमैग्नेटाइज होगा। ठीक है जी। सो कहता है व्हेन एन एसी करंट इज एट इट्स पॉजिटिव पीक, जो है वो अंदर आयरन का जो टुकड़ा आपने रखा था फुली मैग्नेटाइज हो जाएगा इन वन डायरेक्शन, और व्हेन एसी करंट इज एट नेगेटिव पीक इट्स फुली मैग्नेटाइज इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन, वो दूसरी डायरेक्शन में हो जाएगा। So in complete cycle of AC, the iron bar undergoes a complete cycle of magnetization and demagnetization। इस प्रोसेस को जो है वो हम यहाँ पर CRO के ऊपर जो है वो ये अगर ड्रॉ करके देखें तो ये वो इस तरह का हमारे पास कर्व आता है। इस लूप को हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। अब ये फिनोमेना है क्या, क्योंकि ये तो कर्व हमारे पास CRO के थ्रू आया ना। हमने बेसिकली किया क्या कि एक सोलेनाइड लेकर उसके अंदर आयरन कोर यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा, और उसके बाद जो है वो हमने अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करने के बाद देखा कि कर्व कैसा बनता है। कर्व जो है वो इस तरह का बना, और ये कर्व किन दो चीज़ों के दरमियान है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वर्सेस मैग्नेटाइजेशन जो है के इन बिटवीन है। ठीक है, स्पेसिमन जो है वो। अच्छा जी, अब मैग्नेटाइजिंग करंट जो है और मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के इन बिटवीन है। मैं यहाँ ये जो कर्व है इसको कंप्लीट ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, और उसके बाद हिस्टैरिसीस हम देखते हैं कि हिस्टैरिसीस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पहले मैं ये कर्व ज़रा ड्रॉ करता हूँ, और जिस तरह मैं ड्रॉ करने लगा हूँ बेटा, चूँकि यही मेन आज के लेक्चर का कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, जैसे मैं कर्व ड्रॉ करने लगा हूँ वैसे वैसे ही आपने ये कर्व जो है वो ड्रॉ करना है साथ साथ, और बुक से देखना है, इंशाल्लाह ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी।
अच्छा अब देखेंगे जी हमारे पास, मैं बिल्कुल साथ साथ जो है वो कर्व ड्रॉ करूंगा। अब हम ना सपोज कर लेते हैं कि इस वक्त जो है ये मैं साथ साथ ऑल्टरनेटिंग करंट और साथ साथ कर्व दोनों एक साथ ड्रॉ करने लगा, एक साथ कर्व ड्रॉ कर लो, ठीक है जी। अच्छा इस वक्त जो है वो हम ना ज़ीरो पे हैं, इस वक्त जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी स्विच क्लोज है और इस वक्त हम ज़ीरो पे हैं। ये जो कर्व हम ड्रॉ करने लगे हैं ये किन दो चीज़ों के दरमियान है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी मैग्नेटिज्म और मैग्नेटाइजिंग करंट के इन बिटवीन है। ये मैग्नेटिक करंट और करंट यानी ऑल्टरनेटिंग करंट और मैग्नेटिज्म के इन बिटवीन। सो अभी करंट ज़ीरो है तो मैग्नेटिज्म भी ज़ीरो है, करंट ज़ीरो मैग्नेटिज्म भी ज़ीरो। अच्छा अब देखिए कि यहाँ पर जो है वो साथ साथ मैं बताता भी जाता हूँ। इस वक्त जो मटेरियल यानी कि आपने आयरन का टुकड़ा सोलिनाइड, ये सोलिनाइड हमने लिया था सोलिनाइड, उस सोलिनाइड के अंदर जो है वो हमने एक आयरन का टुकड़ा जो है यहाँ पर इसके अंदर आयरन का टुकड़ा लिख रखा हुआ था, ठीक है। अच्छा इस वक्त जो है वो ये डीमैग्नेटाइज है यानी अनमैग्नेटाइज कंडीशन में था। तो अब देखें क्या होगा कि जो ही आप करंट जो है वो ज़ीरो से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, करंट ज़ीरो से मैक्सिमम हो जाएगा। अगर करंट ज़ीरो से मैक्सिमम हो जाएगा तो जो उसके अंदर आयरन का टुकड़ा आपने रखा हुआ था वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। अब पहले वो डीमैग्नेटाइज था, अब वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो अब जो है वो उसकी जो डोमेन्स हैं वो सारी अलाइन हो जाएंगी और डोमेन्स अगर अलाइन हो गई तो हम कहेंगे कि ये फुली मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल जो है वो सैचुरेशन पे मैग्नेटाइज हो गया। तो इस पॉइंट को जो है वो हमारी बुक में लेट से ए कह देते हैं, इसका नाम रख लेते हैं ए, इसको ओ कह देते हैं, इसका ए कह देते हैं। तो ये ए पॉइंट में पहुंच के और ये मटेरियल फुली मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है। इस कर्व में उसने उसको ए का नाम दिया हुआ है। तो मतलब ये कि जो ही करंट ज़ीरो से मैक्सिमम होगा, जो मटेरियल है वो फुली मैग्नेटाइज हो गया, तो यहाँ उसकी जो मैग्नेटिज्म है वो क्या हो गई, मैक्सिमम। अब हम पॉइंट किस पे हैं, पॉइंट ए पे हैं हम इस वक्त, ठीक हो गया। अच्छा अब क्या होगा कि अब जो है वो जो है करंट ज़ीरो से क्या हुआ, ऑल्टरनेटिंग करंट मैक्सिमम, और मटेरियल जो है वो फुली क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। अब जो है वो करंट ज़ाहिर है मैक्सिमम से किस तरफ आएगा, मिनिमम की तरफ। अब इस पॉइंट पर आकर जो है इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं हम आर का, इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं आर का, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखें कि करंट हो गया ज़ीरो, अब करंट ज़ीरो से हुआ था मैक्सिमम और मैक्सिमम से क्या हो गया ज़ीरो, करंट ज़ीरो हो गया लेकिन मैग्नेटिज्म ज़ीरो नहीं हुई। यहाँ पर देखें करंट ज़ीरो हो गया लेकिन इस पॉइंट पर जिसको हम यहाँ आर कह रहे हैं, करंट ज़ीरो हो गया लेकिन मैग्नेटिज्म ज़ीरो नहीं हुई। इस पॉइंट को हम कहते हैं आर यानी रिटेंटिविटी। व्हाट डज इट मीन कि अभी भी जो ये जो मटेरियल था इसने अपनी जो डोमेन्स हैं इसको अलाइन करके रखा हुआ है। मतलब कहने का ये है अभी भी ये जो मटेरियल है उसने अपनी मैग्नेटिज्म जो है उसको कम्प्लीटली लूज़ नहीं किया, बल्कि उसने कुछ डोमेन्स को अभी भी अलाइन करके रखा हुआ है, ठीक है जी। अभी भी कुछ डोमेन्स जो है हो सकता है इसमें कुछ जो है वो डी अलाइन हो जाए लेकिन ज़्यादातर जो है वो अभी भी क्या रहेंगी, अलाइन रहेंगी। व्हाट डज इट मीन, देखो भाई आपने स्विच ऑन किया था तो करंट ज़ीरो से हुआ था मैक्सिमम, तो ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया था, मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो गया था। अब करंट मैक्सिमम से हो गया ज़ीरो, तो मैग्नेटिज्म भी ज़ीरो हो जानी चाहिए थी, लेकिन मटेरियल ने अपनी मैग्नेटिज्म को कुछ जो है वो रिटेन कर लिया है, ठीक है। इसीलिए इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी यानी रिटेंशन। अच्छा अब इसका मतलब है कि आपको थोड़ा नेगेटिव यानी रिवर्स करंट देना पड़ेगा इसकी मैग्नेटिज्म को कंप्लीट ज़ीरो करने के लिए। अब रिवर्स करंट देना शुरू किया तो आगे जाके एक पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को बोलते हैं सी, और वो नेगेटिव करंट आप देखें, अब आप नेगेटिव की तरफ चलेगा ना, ये पॉजिटिव करंट था इस तरफ और इस तरफ ये जो करंट है वो नेगेटिव करंट है। आपको रिवर्स करंट देना पड़ा है इसकी मैग्नेटिज्म को ज़ीरो करने के लिए। अब इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिज्म तो ज़ीरो हो गई है, लेकिन मैग्नेटिज्म तो ज़ीरो हो गई लेकिन आपको कुछ करंट इजाफी देना पड़ा है, ये वाला करंट जो है ये आपको इजाफी देना पड़ा है उसकी मैग्नेटिज्म को ज़ीरो करने के लिए। मैं दोबारा से बोल दूँ, करंट हुआ था ज़ीरो से मैक्सिमम,
और मैग्नेटिज्म जो है वो मैक्सिमम हो गई थी। अब करंट जो है वो मैक्सिमम से ज़ीरो तो हो गया, लेकिन मैग्नेटिज्म ज़ीरो नहीं हुई, उसने अपनी मैग्नेटिज्म को स्टिल रिटेन कर लिया है, रिटेंशन दी है। और इस लिए आपको जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव करंट देना पड़ा उसको, उसकी मैग्नेटिज्म को ज़ीरो करने के लिए। इस करंट को, वो अजाफी करंट जो आपको इसकी मैग्नेटिज्म को ज़ीरो करने के लिए देना पड़ता है, उसको कहते हैं कोरिसिव करंट। इस करंट को हम क्या नाम क्या देते हैं? कोरिसिव करंट का नाम देते हैं। ये जो करंट है, इस करंट को हम नाम देंगे यहाँ पर, ये जो करंट है जी, इस करंट को हम यहाँ कहते हैं कोरिसिव करंट। कोरिसिव करंट, ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट पर आकर जो है वो मटेरियल की मैग्नेटिज्म क्या हो गई है? ज़ीरो हो गई है। ज़ीरो से मैक्सिमम थी, मैक्सिमम के बाद करंट ज़ीरो हो गया, लेकिन मैग्नेटिज्म ज़ीरो नहीं हुई, क्योंकि मटेरियल की में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी मैग्नेटिज्म को रिटेन कर लेते हैं। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में रिटेंशन कम होती है, जबकि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में ये रिटेंशन वाली जो क्वालिटी है वो ज़्यादा होती है। तो आपको अजाफी नेगेटिव करंट देना पड़ा ताकि उसकी मैग्नेटिज्म ज़ीरो हो जाए। तो इस पॉइंट पर आकर, इस पॉइंट पर आकर उसकी मैग्नेटिज्म क्या हो गई है? ज़ीरो हो गई। लेकिन उसके बाद आपके पॉइंट कौन सा आना आ गया? नेगेटिव मैक्सिमम। नेगेटिव मैक्सिमम जहाँ पे जाकर दोबारा से मटेरियल जो है दोबारा से मैग्नेटाइज हो जाएगा। नेगेटिव मैक्सिमम पे जाकर मटेरियल जो है वो दोबारा से मैग्नेटाइज हो जाएगा। लेकिन इस दफ़ा बेटा याद रखना कि इस दफ़ा जो है वो मटेरियल मैग्नेटाइज तो हो जाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। पहले मैंने एरो राइट को ड्रॉ किया ना, तो अब मैं एरो लेफ़्ट को ड्रॉ करूँगा। मतलब अब मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज तो हो गया है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ है। ठीक है जी। तो अब दोबारा से जो है वो मटेरियल फुली क्या हो गया? मैग्नेटाइज हो गया। ठीक है। अच्छा, जहाँ फुली मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाए, इस पॉइंट को हम बोलते हैं कि ये वाला क्या है? सैचुरेशन। यानी ए पॉइंट जो है इसमें मटेरियल कम्प्लीटली मैग्नेटाइज हो गया था ना, इसको कहते हैं सैचुरेशन। ठीक है। तो यहाँ पर सैचुरेट हुआ था, इसको भी हम बोलेंगे सैचुरेशन। ये भी सैचुरेशन पॉइंट है जहाँ मटेरियल फुली मैग्नेटाइज हो गया। ठीक है। लेकिन अब आगे क्या होना है कि आगे फिर से जो है वो आप करंट जो है, ये नेगेटिव मैक्सिमम हुआ है ना, तो ये दूसरी तरफ को अलाइन हो गई है। अब करंट दोबारा से क्या होगा? ज़ीरो। अब करंट यहाँ आके दोबारा से ज़ीरो हो गया, लेकिन मैग्नेटिज्म ज़ीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये फिर इसका अपनी जो मैग्नेटिज्म उसको रिटेन करेगा थोड़ा बहुत, फिर आपको थोड़ा सा इसको रिवर्स करंट देना पड़ेगा उसकी मैग्नेटिज्म ज़ीरो करने के लिए। और उसको हमने क्या बोला था पहले? सी, अब बोल देते हैं सी डैश। और फिर से हमारे पास जो है वो थोड़ा ऊपर आते आते जो है वो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव मैक्सिमम। तो दोबारा से हम ए पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ए पॉइंट से हम चले थे, दोबारा ए पॉइंट पे हम आ गए हैं। ठीक है जी। सो दोबारा हमारी यही सिचुएशन हो जाएगी। सो अब देखें कि अगर मैं इस कर्व में इसको रिप्रेजेंट करूं, तो ये पॉइंट था, ए से हम आर पे आए, आर से सी, सी से हम नेगेटिव मैक्सिमम पे आए थे, और उस नेगेटिव मैक्सिमम को हमने इसके नाम अकॉर्डिंग, आपके बुक के अकॉर्डिंग इसको नाम दिया था डी का। ठीक है। ये आपके हाफ लूप कंप्लीट हो गया। ठीक है। यहाँ पर आके जो है वो आपका जो इस पे जो है वो कंप्लीट सेचुरेशन है, इस डी पे भी सेचुरेशन, लेकिन इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब दोबारा से जो है वो हम नेगेटिव करंट पे ज़ीरो पे आए थे, और इसको नाम दिया हमने करंट को, इसको उसको हमने सी कहा था, तो इसको हमने क्या कहा है? ये वाला जो है वो आर कहा था ना इस वाले पॉइंट को, तो इसको हम आर प्राइम कह रहे हैं। और फिर से आपको अजाफी जो करंट देना पड़ा है, ये कॉर्सिव करंट सी था, तो इसको हम कह रहे हैं सी प्राइम। और दोबारा से जो है वो हम ए से चले थे, वापस कहाँ पहुँच गए? ए पर। अच्छा, अब इसमें एक ख़ास बात गौर से सुनिएगा। इसमें जो है वो एक दफ़ा आपने ये लूप स्टार्ट कर लिया ना, तो दोबारा आप ज़ीरो पे कभी वापस नहीं आएंगे जब तक आप स्विच जो है वो उसको ओपन नहीं कर देते। जब तक स्विच क्लोज रहेगा, ये लूप इसी तरह चलता रहेगा। यानी कि मटेरियल जो है ये इस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर और डी पॉइंट के ऊपर, यहाँ भी फुली मैग्नेटाइज है, यानी सैचुरेटेड है, जैसे मैंने यहाँ बोला। और ये वाला जो पॉइंट है जिसको हम डी पॉइंट कह रहे हैं, यहाँ भी फुली सैचुरेटेड है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि इस ए पॉइंट पर जो है, या इस ए पॉइंट पर सैचुरेशन जो है वो अगर राइट है, मतलब ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल है, तो यहाँ पर उसने पोलैरिटी चेंज कर लेनी है। नेगेटिव मैक्सिमम पर, पॉजिटिव मैक्सिमम पर पोलैरिटी और होगी, नेगेटिव मैक्सिमम पर पोलैरिटी उसने चेंज कर लेनी है। ठीक है। सो ये जो मटेरियल है
इसका मतलब पूरे एक लूप के दौरान जो है वो एक दफ़ा, दो दफ़ा मैग्नेटाइज होगा और दो दफ़ा डीमैग्नेटाइज होगा, दो दफ़ा कंप्लीटली मैग्नेटाइज होगा और दो दफ़ा डीमैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज किन पॉइंट पे हुआ है? ए पॉइंट पर और डी पॉइंट पर। डीमैग्नेटाइज कहाँ हुआ है? सी पॉइंट पर और सी प्राइम वाले पॉइंट पर, ठीक है। आर पे नहीं हुआ, यहाँ आर पे करंट ज़ीरो था, लेकिन मैग्नेटिज्म ज़ीरो नहीं हुई क्योंकि उस मटेरियल ने अपनी मैग्नेटिज्म को रिटेन कर लिया। तो इसका मतलब है वो फिनोमिना इन विच फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो कहते हैं जी कि ऑफ वैल्यू ऑफ करंट जो है इज ऑलवेज ग्रेटर व्हेन द करंट इज डिक्रीजिंग एंड व्हेन इट इज इंक्रीजिंग। दिस मीन मैग्नेटिज्म जो है लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। ठीक है जी। तो वो फिनोमिना जिसमें मैग्नेटाइजिंग करंट जो है कहता है मैग्नेटिज्म जो है वो लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट, उसको हम कहते हैं जी हिस्टेरिसिस। मतलब ये है कि यहाँ गौर से देखें तो करंट जीरो से मैक्सिमम हुआ था, मैग्नेटिज्म मैक्सिमम हो गई। करंट जीरो हो गया लेकिन मैग्नेटिज्म जो है वो जीरो नहीं हुई। इसका मतलब है करंट जो है वो आगे निकल गया, ठीक है, और मैग्नेटिज्म पीछे रह गई। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे ऐसा होता कि करंट जीरो से मैक्सिमम हुआ, मैग्नेटिज्म भी मैक्सिमम होगी, करंट जीरो होता तो मैग्नेटिज्म भी जीरो हो जाती, फिर हम कहते हैं करंट और वोल्टेज जो करंट और मैग्नेटिज्म इन फेज है। लेकिन इसमें क्या है कि करंट जो है वो आगे लीड कर रहा है, मैग्नेटिज्म लैग कर रही है। तो ऐसा फिनोमेना जिसमें कह रहा है मैग्नेटिज्म जो है लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट, ऐसे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं जी? हिस्टेरिसिस कहते हैं। बाकी तो इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कर्व है, अगर समझ आ गया, कोशिश करनी है बुक में तो यही सिर्फ कर्व बना हुआ है, आपने ये साथ ऑल्टरनेटिंग करंट वाला कर्व भी ये वाला बना लेना है इसके साथ साथ। तो आपको इंशाल्लाह होप्स हो कि ये इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी तो छोटी छोटी चीज़ें, यहाँ पर सैचुरेशन क्या है कि ए और ए डी वाला जो पॉइंट है इसको सैचुरेशन कहते हैं, जहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। रेमिनेंस और रिटेंटिविटी क्या है? कहता है व्हेन करंट इज जीरो लेकिन मैग्नेटिज्म स्टिल रिमेन स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड एज शोन बाय पॉइंट आर। तो द टेंडेंसी टू ऑफ द डोमेन्स टू अलाइन जो है, यानी कि किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो उसकी मैग्नेटिज्म को बरकरार रखने में हेल्प करती है, उसको रेमिनेंस या रिटेंटिविटी कहते हैं। और कोर्सिविटी क्या कहते हैं? टू डीमैग्नेटाइज द मटेरियल, वो जो नेगेटिव करंट आपको रिवर्स में देना पड़ा था उसको हम कहते हैं जी कि कोर्सिव करंट कहते हैं। और एरिया ऑफ द लूप, अब देखें कि ये वाला जो है ये आपको स्टील का एरिया, हिस्टैरिसीस एरिया ऑफ द लूप दिखाया हुआ है, यहाँ ये आयरन का दिखाया हुआ है। तो किसका ज़्यादा है? स्टील का ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टील जो है ये इसकी जो मैग्नेटिज्म है, इसकी जो डोमेन्स हैं उसको अलाइन करना और डी अलाइन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। तो और जो जो आपके पास आयरन है उसका चूंकि हिस्टेरिसिस एरिया कम है, इसके लिए एनर्जी कम रिक्वायर होगी। तो कहता है द एरिया ऑफ द लूप मेजर्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज द मटेरियल ओवर अ साइकिल जो है। तो एक कंप्लीट साइकिल में किसी भी मटेरियल जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय फाइंडिंग एरिया बाउंडेड बाय दिस लूप। तो इसका से स्टील का जो है वो एरिया ऑफ द लूप ज़्यादा है, जबकि इसका हिस्टैरिसीस एरिया कम है। यही वजह है कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जो है वो हम आमतौर पर स्टील यूज़ करते हैं। ऐसे मटेरियल यूज़ करेंगे जिनकी रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी हाई होती है, जबकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट यानी टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए वो मटेरियल यूज़ करेंगे जिनकी कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी की वैल्यूज़ कम है और कम वो लॉस ऑफ एनर्जी करेंगे, ठीक है जी। इट्स ऑल अबाउट जो है वो हिस्टैरिसीस लॉस। इसमें बहुत सिंपल है, दोबारा मैं रिवाइज कर दूं कि आपने एक आयरन का टुकड़ा लेना है, उसको सोलिनोइड के अंदर रखना है और ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ अटैच कर देना है। सो वन कंप्लीट साइकिल में वो जो आयरन का टुकड़ा होगा, चूंकि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो वो दो दफ़ा मैग्नेटाइज और दो दफ़ा डीमैग्नेटाइज होगा। तो यहाँ से जो है वो फिर हम उसको नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो मैग्नेटाइज किस तरह से डीमैग्नेटाइज हो रहा है, वो हमने यहाँ पर डिटेल से डिस्कस कर लिया है। ठीक है बेटा, इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बुक से अच्छे से पढ़िएगा, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आए वो हम इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।